पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो आज हम आपके लिए शुगर सेक्टर पे अपडेट वीडियो लेकर आए हैं। शुगर सेक्टर की तकरीबन तमाम कंपनीज के Q1 के रिजल्ट्स आ गए हैं और उनके अकाउंट्स भी आ गए हैं। तो हम इस वीडियो को दो सेक्शंस में तकसीम करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि इन कंपनियों की प्रोडक्शन कैसी रही Q1 में, क्योंकि शुगर का जो प्रोडक्शन सीज़न है वो नवंबर में शुरू हो जाता है। वो भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें यहाँ से अंदाज़ा लगाने का मौका मिलेगा कि वो कैसी हो रही है प्रोडक्शन। और फिर हम दूसरे सेक्शन में, क्योंकि हम तफसील से 4 साल का EPS और डिविडेंड का एनालिसिस तो कर चुके हैं, वो तो अब हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर वो कोई देखना चाहता है तो शुगर सेक्टर की पिछली वीडियो देख ले, लेकिन सिर्फ अभी के क्वार्टर का इसी सेक्शन में पिछले 3-4 क्वार्टर्स के साथ ट्रेंड भी देख लेंगे। और दूसरा सेक्शन हमारा होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि किस कंपनी की इन्वेंट्री ज़्यादा हो रही है, किस कंपनी की करंट रेशो बेहतर हो रही है, बुक वैल्यू बेहतर हो रही है। तो वो दूसरे सेक्शन में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर आप फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स कर सकते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। तो सबसे पहले है जी शाह मुराद शुगर। अगर इनकी शुगर और एथेनॉल की प्रोडक्शन की सेपरेटली बात करते हैं, अगर शुगर को देखें तो यहाँ पे हमने डेटा लिखा है। पहले तो हमने Q1 24 का डेटा Q1 23 के डेटा के साथ कंपेयर किया है कि पिछले साल इसी टाइम पे उनकी कितनी प्रोडक्शन हुई थी। उससे ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे क्या प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है कि नहीं। तो इनकी Q1 24 में प्रोडक्शन रही 16, ये थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स मेट्रिक टन। तो अब बार बार हम ये थाउजेंड और मेट्रिक टन नहीं बोलेंगे। तो इनकी शुगर की प्रोडक्शन पहले क्वार्टर में रही 16, जो कि पिछले साल पहले क्वार्टर में थी 10 और पूरे साल में 60। यानी पहले क्वार्टर में बेहतर हुई है। लाजमी नहीं है कि पूरे साल में बेहतर होगी, लेकिन इंडिकेशन ऐसी ही लग रही है या इसी प्रोपोर्शन से बेहतर होगी। यहाँ पे तो 60% ज्यादा हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि पिछले साल के 60 के मुकाबले पे इस साल 96 होगा, लेकिन ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस साल शुगर की प्रोडक्शन बेहतर हो सकती है पूरे साल की। अगर एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल की Q1 की प्रोडक्शन कम हुई है 13, पिछले साल Q1 में 15 हुई थी। और इस बारे में मुख्तलिफ कंपनियां जिक्र कर चुकी हैं कि इस साल एथेनॉल की प्रोडक्शन में कमी आने की तवक्को है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुतासिर हो सकता है। फिर देखें जी शुगर में जो Q1 24 का रेवेन्यू है 2.6 बिलियन, ये 2023 का जो रेवेन्यू पूरे साल का था 4.7 बिलियन। तो रेवेन्यू में तो काफी ज्यादा ग्रोथ आ गई है। इसका मतलब है इस पूरे साल का रेवेन्यू पिछले साल के रेवेन्यू से दुगना हो सकता है। लेकिन जाहिर बात है कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट दुगना हो, लेकिन रेवेन्यू दुगना हुआ तो प्रॉफिट मेंटेन रहने की उम्मीद तो हो सकती है। बहरहाल Q1 24 की EPS इनकी थी 45 रुपए। लेकिन अगर एथेनॉल के रेवेन्यू की बात करें तो वो थोड़ा सा कम हुआ है Q1 में, और क्योंकि उसकी प्रोडक्शन भी कम हो रही है तो देयर आर चांसेस कि अगले साल यानी कि 2024 में पूरे साल में एथेनॉल का रेवेन्यू पिछले साल से थोड़ा कम ही रहेगा या उसके आसपास होगा। अर्निंग पर शेयर को देखें तो पहले क्वार्टर में 45 रुपए तकरीबन कमाए, और अगर 45 अगले क्वार्टर्स में चलता रहे तो पिछले साल 23 में जो EPS थी 181 की वो तो अचीव हो जाएगी। लेकिन Q4 में EPS काफी ज्यादा था, Q3 में थोड़ा कम भी हुआ। तो इनका EPS थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन अभी हम ये एज्यूम यही करते हैं कि 24 में 23 की तरह परफॉर्मेंस हो सकती है, और उसी तरह फिर डिविडेंड भी 50 रुपए का 24 में भी देंगे। अच्छा, Q1 24 के फ्यूचर आउटलुक में इन्होंने ये कहा कि इस साल प्रोडक्शन पिछले साल जितनी हो सकती है। मतलब कहने का ये होता है कि कम से कम उतनी हो जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है। और एथेनॉल के बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी कम होगी, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं प्रॉफिट्स यहाँ से, लेकिन फिर भी बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा नीचे होंगे।
अगर 180 को मेंटेन ना कर पाए, थोड़ा साल में कम भी हो गए, तो हमें नहीं लगता कि 150 से कम होंगे। लेकिन शुगर सेक्टर के कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे साथ साथ हम आपसे जिक्र करेंगे, तो शायद थोड़ा सा इस साल के लिए प्रिडिक्ट करना इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो आगे हम बात करेंगे उस बारे में भी। अच्छा जी, इसके बाद है जी अल अब्बास शुगर। अल अब्बास को देखें तो इनकी Q1 की प्रोडक्शन इनकी भी काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले साल के Q1 के मुकाबले में। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इस साल पिछले साल से बेहतर रहेगी प्रोडक्शन, और इथेनॉल इनका भी ड्रॉप हुआ है। रेवेन्यू को देखें तो इनका एक क्वार्टर का रेवेन्यू शाहमुराद की तरह पूरे साल के रेवेन्यू से पिछले साल के आधा हुआ है, तो वो अच्छी बात है। इथेनॉल की बात करें तो उनका रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ऑन एवरेज अगर देखें 3 महीने का देखें ज़्यादा हुआ है, तो हो सकता है इनका रेवेन्यू एथेनॉल का थोड़ा ऊपर निकल जाए। ईपीएस को देखें तो Q1 24 की ईपीएस इन्होंने वही मेंटेन की है जो पिछले साल Q4 की थी, तो इनका भी बज़ाहिर अभी तो यही लग रहा है कि कम से कम पिछले साल वाले रिजल्ट्स तो इनके अचीव हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है पिछले साल से इनकी बेहतर भी हो जाए। लेकिन 100 रुपए का कमा के भी डिविडेंड इन्होंने 50 दिया था, और 200 कमा के भी 56 दिया है, तो डिविडेंड के बारे में कहना मुश्किल है कि अर्निंग ज़्यादा होने की वजह से डिविडेंड बढ़ाएंगे या नहीं। अगर इनके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो बेसिकली इन्होंने जनरल बात जो ज़्यादातर लोगों ने की है शुगर सेक्टर के, कि गन्ने की कॉस्ट हाई हो गई है लेकिन शुगर की प्राइस लो है। तो ओवरऑल कुछ चीज़ें न्यूट्रल इन्होंने कहीं और कुछ चीज़ें पॉजिटिव कहीं, लेकिन बेसिकली कहने का मकसद यही था कि अगर मार्केट में शुगर की प्राइस ज़्यादा ऊपर ना गई तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनको नहीं होगा, क्योंकि गन्ने की प्राइस तकरीबन 40% तो हुकूमत ने बढ़ाई है, और सुनने में आ रहा है कि वो वैसे उससे भी महंगा मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि इस दफ़ा अगर आप इनके रिपोर्ट्स देखें तो उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि जो आपका है ना, कि गन्ने की प्रोडक्शन इस दफ़ा शायद कम हुई है, क्योंकि पिछले साल जितनी ज़मीन पे गन्ना काश्त किया गया था इस दफ़ा उससे कम ज़मीन पे गन्ना काश्त किया गया है, क्योंकि शायद किसानों के पास ज़्यादा बेहतर अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। लेकिन वो एक कहते हैं उसमें यील्ड पर एकड़, यानी कि 1 एकड़ पे अगर पहले 1000 गन्ना निकलता था, अब वहां से 1200 गन्ना निकल रहा है। और गन्ना भी थोड़ी क्वालिटी इस साल अच्छी है कि उससे शुगर भी थोड़ी सी पिछले साल जो बन रही है वो परसेंटेज होती है उसकी, वो परसेंटेज भी थोड़ी सी बेहतर है। यानी कि अगर एक गन्ने से 10% शुगर बन रही थी तो वो इस दफा 10.2% बन रही है। तो उस वजह से प्रोडक्शन थोड़ी बेहतर होने की उम्मीद है इस साल। वरना इस बात को उन्होंने कंसर्न के तौर पे रेज किया है कि गन्ने की जो काश्त हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा जमीन पे होनी चाहिए। तो देखें इस साल कोई रिफॉर्म्स होंगे कि नहीं। बहरहाल अगर किसानों को गन्ने के हाई रेट्स मिलेंगे तो वो गन्ने लगाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद है जी हबीब शुगर। इनकी अगर प्रोडक्शन देखें तो इनकी भी Q1 की प्रोडक्शन पिछले साल Q1 से ज़्यादा हुई है, और पूरे साल के मुकाबले में भी इनकी काफ़ी बेहतर हो गई है। अब इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या इस साल जल्दी जल्दी उन्होंने काम ख़त्म कर लिया है और पिछले साल डिले किया था, या उसी स्पीड में चलते हुए प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पिछले साल के मुकाबले में प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होती है। तो रेवेन्यू बहरहाल इनका पिछले पूरे साल के रेवेन्यू से थोड़ा कम हुआ है इस दफा। मे बी इस दफा कुछ उन्होंने अभी सेल्स कम की हों, या आगे देखेंगे कि इन्वेंट्री बढ़ी है कि नहीं। एथेनॉल की बात करें तो इनकी भी थोड़ी कम हुई है प्रोडक्शन, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा बेहतर हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो Q4 में तो आपको पता है ना कि शुगर की प्राइसेस बढ़ी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों के Q4 के रिजल्ट काफी अच्छे आए। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ कि Q4 में 7.8 तक चला गया था ईपीएस, लेकिन Q1 में वापस अपने ये 4 रुपए के आसपास आ गए हैं। तो उस हिसाब से लग तो रहा है कि पिछले साल की ईपीएस को अचीव कर लेंगे इस साल भी, और 6 रुपए का डिविडेंड उस हिसाब से इस साल भी दे सकते हैं। बाकी आपको पता है इसमें बायबैक वाला चक्कर भी चल रहा है, तो इन्होंने भी यही हाईलाइट किया है कि कॉस्ट हाई हो गई है और शुगर की प्राइस लो है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो। अच्छा जी, उसके बाद है जी नून शुगर। इनकी प्रोडक्शन Q1 की पिछले साल के Q1 के हिसाब से ही हुई है, बल्कि थोड़ी सी कम हुई है। देखिए, हर कंपनी मुख्तलिफ जगह से वो अपना रॉ मटेरियल लेती है, तो जरूरी नहीं हर कंपनी की प्रोडक्शन ज्यादा हो। रेवेन्यू की बात करें, बहरहाल रेवेन्यू उनका पहले क्वार्टर का रेवेन्यू बहुत अच्छा आया है,
एथेनॉल पहले भी इनका काफी कम था, 23 में इनका 18 था और अभी 1 है, लेकिन पिछले साल Q1 23 में भी 2 ही था यहाँ पे, तो कम तो होता हुआ लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस क्वार्टर में 1 है तो पूरे साल में 4 ही होगा। तो बहरहाल ये आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इन्होंने Q4 वाली ईपीएस थोड़ी थोड़ी करके मेंटेन की है Q1 में। अच्छा, Q1 में देखें, Q1 की ईपीएस से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले क्वार्टर्स की ईपीएस भी उसी तरह चलेगी, क्योंकि Q1 में तो था ना कि पिछले साल का जो स्टॉक था जिसकी कॉस्ट कम थी, गन्ना जो कम था ना, वो इन्होंने अभी बेचा है और वो हाई रेट पे बेचा है जो अभी मार्केट रेट चल रहा है, क्योंकि वो रेट पिछले साल की कॉस्ट के मुताबिक तो काफी अच्छा है। तो इसलिए Q1 तो सब कंपनियों का अच्छा फिर से आ रहा है, लेकिन Q2 में ये वो स्टॉक बेचेंगे जो 2024 में इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो असल में Q2 से पता लगेगा कि इनकी ईपीएस ड्रॉप हो रही है। कुछ ना कुछ ड्रॉप होने की तवक्को तो है, लेकिन कितनी ड्रॉप होगी ये बाद में ही पता चलेगा, पहले से कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि कम से कम 23 जितनी अर्निंग और 23 जितना डिविडेंड आ ही जाएगा। इन्होंने फ्यूचर आउटलुक में न्यूट्रल ये रहे हैं, कोई खास इन्होंने नहीं बात कही, मतलब वही जो जनरल जो सबको पता है वो बात तो तकरीबन सबने कही है ना कि गन्ना महंगा हो गया है, लेकिन इन्होंने ओवरऑल फिर भी न्यूट्रल अपना अपना आउटलुक दिया है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि न्यूट्रल आउटलुक से उनकी क्या मुराद है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ईपीएस 25 ही होगी? इस किस्म की बात वो कभी नहीं करते। वो जनरल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल ना नेगेटिविटी चल रही है बहुत ज्यादा शुगर सेक्टर में, ना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है 2024 के लिए। फिर है जी टांडलियां वाला शुगर। तो इन्होंने अपने अकाउंट्स में कोई तफसील नहीं दी कि Q1 में इनकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, और जब तफसील ही नहीं दी तो एथेनॉल और शुगर का ब्रेकअप भी नहीं अवेलेबल। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग वो हमने रेवेन्यू सारा का सारा शुगर में डाल दिया है। तो आप ये समझें कि पिछले साल के तकरीबन 42 का जो टोटल इनका रेवेन्यू था, उसके मुकाबले में पहले क्वार्टर में तकरीबन 7 का रेवेन्यू हुआ है, 7 बिलियन का, जो कि थोड़ा कम हुआ है। तो कहना मुश्किल है कि इनकी प्रोडक्शन कम हुई है या क्या चक्कर है। बहरहाल ईपीएस पिछले साल के क्वार्टर 4 से बेहतर हुई है अभी, और बजाहिर उस हिसाब से लग रहा है कि पिछले साल की ईपीएस अचीव कर लेंगे। लेकिन डिविडेंड कोई नहीं दिया पिछले साल, तो अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। और वही बात कही कि कॉस्ट हाई प्राइस लो। फिर है जी शाहताज शुगर मिल्स। इनकी प्रोडक्शन अभी 26 हुई है, जो पिछले साल के Q1 में 24 हुई थी, उसके आसपास ही है। तो बजाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि पिछले साल से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी इनकी इस दफा। रेवेन्यू भी उन्होंने तकरीबन 1/4 कमाया जितना पिछले पूरे साल में कमाया। लेकिन इनकी इस क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर पिछले साल के Q4 से भी ज्यादा हो गई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और प्रॉबेबली यही बात होगी कि पिछले साल का कुछ इन्वेंट्री ज्यादा इनके पास पड़ी होगी, उसकी वजह से Q1 में बेनिफिट किया। लेकिन बजाहिर ऐसा लग रहा है कि 23 जितना ईपीएस तो मेंटेन कर ही लेंगे और 23 जितना डिविडेंड भी दे देंगे। तो अगर इसमें आपने असेसमेंट करनी हो तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस साल में कम से कम 14 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। ये और बात है कि अगर रेवेन्यू अच्छा हो गया, ईपीएस अच्छी होगी साल में, तो 14 से बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन फिर भी इस रेट पे ये मुनासिब है। और फ्यूचर आउटलुक में इन्होंने भी यही कहा कि कॉस्ट हाई है, प्राइस लो है, तो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी वजह से इम्पैक्ट कर सकती है। तो वही बात है कि इस टाइम पे जज करना बड़ा मुश्किल है कि कितनी इम्पैक्ट करेगी। फिर है जी अलनूर शुगर। इनकी Q1 की प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गई है, 40 अगेंस्ट Q1 लास्ट ईयर 20, और पूरे साल में 80 थी, उस हिसाब से 40 पहले ही क्वार्टर में हो गई है। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। रेवेन्यू भी Q1 में पिछले पूरे साल का आधा एक क्वार्टर में हो गया है। ईपीएस इनकी भी Q4 के मुकाबले में जो 17 थी वो अब 23 हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। पिछले पूरे साल में 14 रुपए का ईपीएस था और 9 रुपए का डिविडेंड दे दिया। इस दफा सिर्फ क्वार्टर 1 में 23 रुपए का ईपीएस है। तो बजाहिर ऐसा लग तो नहीं रहा प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी भी कि यहां से लॉसेस में चले जाएं। शुगर सेक्टर ऐसा वैसे होता है, शुगर सेक्टर की कई कंपनीज के एक क्वार्टर लॉस, एक क्वार्टर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। लेकिन इनका ही देख लेना, Q2 में जैसे लॉस हो गया था। तो कहना भी मुश्किल है बहुत, लेकिन फिर भी जो इनके प्रोडक्शन के नंबर नजर आ रहे हैं उससे अंदाजा यही करना चाहिए कि 23 से कम पूरे साल की ईपीएस नहीं होगी, तो डिविडेंड तो फिर 12-13 का भी दे सकते हैं। और अगर ज्यादा अच्छी हो गई ईपीएस तो फिर तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो इसको भी देखा जा सकता है।
और इन्होंने अपना मेंशन भी किया है कि प्रोडक्शन इस साल बेटर है उनकी, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज है। तो अगर कॉस्ट इंक्रीज का मसला हल ना हुआ तो फिर यू नेवर नो क्या होगा। वैसे ये है कि ये शाह मुराद की एसोसिएट कंपनी है, तो होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और डिविडेंड भी मुनासिब कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है जी फारान शुगर मिल्स। इनकी भी प्रोडक्शन Q1 में काफ़ी ज़्यादा हुई है, 43 अगेंस्ट 28 ऑफ Q1। उसके बाद 23 में भी इनकी 80, मतलब अलनूर जैसा ही चल रहा है, लेकिन रेवेन्यू इनका कम हुआ और Q1 की ईपीएस इनकी Q4 की ईपीएस के मुकाबले में काफ़ी कम हो गई है। तो हर कंपनी के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी हर क्वार्टर में एक जितनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करे। तो बहरहाल इसके जो हमें याद पड़ता है, शायद इसके लोन्स भी काफ़ी हैं, उसका भी इस पे इम्पैक्ट आता है। तो ये अच्छी इतनी इसकी ईपीएस नहीं आई Q1 24 में। बाकी देखें ना, हर कंपनी की अभी तक जितनी हमने देखी सबकी Q1 24 में अच्छी आ रही है। तो देखें अब ये 23 का मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। और डिविडेंड भी कोई ख़ास नहीं दिया, तो बस ऐसे ही है ये तो। और इन्होंने भी यही कहा कि कॉस्ट हाई है, प्राइस लो। उसके बाद है जी JDW शुगर। इनकी Q1 की प्रोडक्शन पिछली दफ़ा के Q1 जैसी ही रही है। और देखें पिछले दफ़ा Q1 में उनकी 510 थी और पूरे साल में 700। तो हर कंपनी के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, तो अभी कहना मुश्किल है कि क्या प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी इस साल, लेकिन वक्त ही बताएगा। और रेवेन्यू इस दफ़ा काफ़ी अच्छा हो गया है। और ईपीएस देखें इस दफ़ा इनकी, ये पता नहीं उन्होंने क्या किया है। Q4 में 11 रुपए की ईपीएस थी, 12 रुपए की, और अब 86 हो गई है। या तो फिर इन्होंने Q4 में अपना माल सही नहीं बेचा और Q1 में बेचा और वहां से बेनिफिट हासिल किया। तो बहरहाल ईपीएस तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी कहना मुश्किल है कि आगे ये मेंटेन करनी बज़ाहिर तो मुश्किल लग रही है। और इन्होंने मेंशन किया है कि भाई चैलेंजिंग ईयर है ड्यू टू कॉस्ट इंक्रीज। उसके बाद है जी जौहराबाद शुगर मिल्स। इनकी प्रोडक्शन अभी पिछले क्वार्टर जैसी, पिछले साल के पहले क्वार्टर जैसी ही है। रेवेन्यू भी थोड़ा बेहतर तो हुआ है, लेकिन बस नॉर्मल है। Q1 में इनकी ईपीएस कम हो गई है, तो ये भी 23 वाली ईपीएस मेंटेन कर लेंगे, 1 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। और इनके मुताबिक इनकी प्रोडक्शन लेस होगी, क्योंकि शायद जहां से ये माल उठाते हैं वहां से शायद इनको माल सही नहीं मिला। तो फिर जिनकी प्रोडक्शन कम हो रही है, ज्यादातर की ज्यादा हो रही है, तो ऐसी कंपनियों को फिर अवॉइड करना चाहिए। फिर है जी मीरपुर खास। इनकी प्रोडक्शन Q1 में ज्यादा हुई है, 34 हो गई है अगेंस्ट 23, और पूरे साल में 59 थी। तो देखें आगे कहां तक जाती है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू Q1 में इनका भी काफी अच्छा है, लेकिन ये लॉसेस में आ गए हैं। पिछली दफा Q4 में 2 रुपए का प्रॉफिट था और अब 2 रुपए का, 3 रुपए का लॉस हो गया है। तो भाई ऐसे हालात में अभी से अगर कोई लॉसेस में चला गया तो ऐसी कंपनी को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मतलब इतना ठीक कोई खास कमा नहीं रहे, और पता नहीं कहाँ से पिछले साल उठा के 200% बोनस दे दिया था। पता नहीं क्या बेवकूफियां करते हैं, अजीबो गरीब बातें। अगर किसी ने बोनस देना है इतना ज्यादा तो कोई अल अब्बास या शाह मुराद को देना चाहिए, अगर देना है भी। इसको क्या तुक पड़ी थी और अब लॉसेस में आ गए हैं। शेयर की वैल्यू खत्म कर देते हैं ऐसे लोग। तो बोनस वाली कंपनियों तो अब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उन्होंने भी यही कहा कॉस्ट हाई प्राइस लो, और अगला साल इनके मुताबिक अनफेवरेबल रहेगा अनलेस के एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई तो देखिए अब अगली हुकूमत, जब आप वीडियो देखेंगे तब तक तो बन चुकी होगी। जब हम वीडियो बना रहे थे वो इलेक्शन का दिन था। लेकिन यही है कि अगर पीडीएम की, पीएमएलएन की, या इवन पीपीपी की हुकूमत बन गई तो वो सारा ये, मतलब शुगर मिलें हैं ही उन लोगों की, तो कहीं ना कहीं से उनको इजाजत मिल ही जाएगी। और हमें नहीं लगता कि इस साल शुगर कंपनियां लॉसेस में जाएंगी। या तो मार्केट में शुगर की प्राइस बढ़ेगी या एक्सपोर्ट की इजाजत मिलेगी। उसके बाद है जी सांगड़ शुगर मिल्स। इसकी प्रोडक्शन भी Q1 में ज्यादा हुई है, रेवेन्यू भी बेहतर हुआ है, लेकिन अर्निंग Q1 में बहुत कम हो गई है। तो बेटर टू अवॉइड दिस। इसका कहना मुश्किल है कि 23 में, कि 24 में 23 जैसी ईपीएस मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। और डिविडेंड तो वैसे भी कुछ नहीं दिया। फ्यूचर आउटलुक इनका भी वही, कॉस्ट हाई प्राइस लो। उसके बाद है जी तारिक कॉरपोरेशन, जो एक ज़माने में हुसैन शुगर मिल्स हुआ करती थी। इसकी प्रोडक्शन पिछले साल जैसी ही हुई है अभी, और रेवेन्यू भी वैसा ही है। ईपीएस Q1 की कम हो गई है। इन्होंने कोई राइट साइड भी इशू किए हैं, तो इससे तो बेहतर है अवॉइड ही किया जाए। और इन्होंने भी यही कहा कि कॉस्ट हाई प्राइस लो और एक्सपोर्ट की इजाज़त चाहिए इनको। फिर है जी
थल इंडस्ट्रीज TICL, इनकी प्रोडक्शन भी वैसी ही हुई है पिछले साल जैसी। रेवेन्यू कम हो गया है, EPS इनकी थोड़ी बेहतर हुई है इस दफा, और डिविडेंड तो इन्होंने बहुत कम दिया, प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये पिछले साल की EPS 130 की मेंटेन कर भी लें तो डिविडेंड की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इनसे, इसलिए बेटर टू अवॉइड। तो इन्होंने भी वही कहा, कॉस्ट हाई प्राइस लो। उसके बाद है जी सिंध आबादगढ़, इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई है और इसका जो रेवेन्यू भी कम हुआ है। शायद अभी जो माल खरीदा है वो पुराना कोई स्टॉक शायद इनके पास हो सकता है पड़ा ही ना हो, और जो नया प्रोड्यूस किया है वो बेचा नहीं। EPS पिछले क्वार्टर में पूरे साल में 35 थी और सिर्फ Q4 में 32 थी, अब 12 हो गई है। तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि ये मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, और प्राइस इसकी वैसे बहुत ऊपर निकल गई है, तो डिविडेंड भी इतना अच्छा नहीं दिया। जब इसके रिजल्ट आए थे तो 20 से भी नीचे था, तो रिजल्ट इतने अच्छे आए कि इतना ऊपर चला गया कैपो कैप। लेकिन अब थोड़ा सा इस प्राइस पे तो हमें कोई खास इतना इसमें अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही। और वही बात, कॉस्ट हाई प्राइस लो। उसके बाद है जी आदम शुगर मिल्स, इनकी भी थोड़ी सी बेहतर हुई है प्रोडक्शन Q1 में, रेवेन्यू भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, EPS काफी बेहतर हो गई है Q1 में Q4 के मुकाबले में। पिछले पूरे साल में 6 रुपए की EPS थी, अभी खाली Q1 में 13 रुपए की EPS आ गई है, और 6 रुपए में से 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया। तो अगर इन्होंने अपनी EPS मेंटेन कर ली तो इनका डिविडेंड बेहतर भी हो सकता है, या कम से कम 5 रुपए का तो दे ही सकते हैं। और इसका रेट थोड़ा कम है तो इसको थोड़ा सा देखा जा सकता है। वैसे इनका ये ख्याल भी है कि गुड रिजल्ट्स एंटिसिपेटेड हैं 2024 में, तो इसको जरूर इसके बारे में सोचा जा सकता है। देखें, जरूरी नहीं कि इनकी EPS 20-25 हो जाए तो डिविडेंड बढ़ा लें, हो सकता है 25 रुपए EPS होने के बावजूद भी डिविडेंड 5 का ही दें, जैसे अल्बास ने किया कि EPS ज्यादा होती गई लेकिन डिविडेंड नहीं बढ़ाया। लेकिन अभी प्राइस है 38 रुपए और डिविडेंड 5 रुपए, तो डिविडेंड यील्ड तो अभी के हिसाब से भी 13% बन जाती है, तो इसको जरूर देखा जा सकता है कम से कम 1 साल के होराइजन में। फिर है जी मेहरान शुगर मिल्स, MRNS, इनकी Q1 की प्रोडक्शन भी बेहतर हुई है लेकिन रेवेन्यू कोई खास नहीं हुआ। EPS Q4 के मुकाबले में बेहतर हो गई है, और अगर इन्होंने पिछले साल का EPS मेंटेन कर लिया तो 7.5 रुपए का डिविडेंड देंगे, और उस हिसाब से इस रेट पे इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। ये वाहिद शुगर की वो कंपनी है जिसने Q1 24 में भी डिविडेंड दिया है, और इनका ओवरऑल स्टांस भी न्यूट्रल है, लेकिन ये डिविडेंड हर क्वार्टर पे थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, तो इसको भी देखा जा सकता है। फिर है जी बाबा फरीद शुगर मिल्स, BAFS, प्रोडक्शन अभी पिछले साल जैसी ही है, रेवेन्यू भी तकरीबन वैसा ही है, EPS Q4 जैसी मेंटेन की है, लेकिन डिविडेंड बोनस कुछ नहीं दिया था, तो इससे हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इन्होंने भी कहा कॉस्ट हाई प्राइस लो और प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट, तो इसको तो जो पहली कुछ डिविडेंड नहीं देते, अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी फिर तो रोला ही हो जाएगा। तो ये था जी पहले सेक्शन का इख्तिताम। अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नावल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। ना हो गया क्या? ठहरो। तो चलें जी, अब हम अपने दूसरे सेक्शन को शुरू करते हैं, और जैसा हमने कहा कि हम यहाँ पे इन्वेंट्री की पोजीशन देखेंगे, बुक वैल्यू को देखेंगे, करंट रेशो को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी इन्वेंट्री, कि किस कंपनी की इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है। यकीनन जिसकी इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है उसका माल भी फिर आगे बिकेगा और फिर उसके प्रॉफिट्स भी बेहतर रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये देखना है कि Q1 24 में इन्वेंट्री Q4 23 के मुकाबले में कैसी रही। लेकिन यहाँ पे हमने फिर भी एक असेसमेंट के लिए ये डेटा भी लिखा है कि Q1 23 में कितनी थी और 22 में कितनी थी। यानी कि जिस कंपनी की इन्वेंट्री इस वक्त Q1 23 जैसी या 22 जैसी आ रही है, तो उसके बारे में ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस साल का EPS वो मेंटेन कर पाएंगे। जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट भी तो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के लिए। तो शाह मुराद की इन्वेंट्री Q1 में तो अभी थोड़ी कम हुई है क्योंकि कुछ सेल्स भी हुई हैं, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं हुई Q4 के मुकाबले में कि हम कोई नेगेटिव इसको लेना शुरू कर दें। बहरहाल ये Q1 23 के मुकाबले में ज्यादा है और तकरीबन उतनी है जितनी जितनी 22 में थी, तो यानी कि मेंटेन कर सकते हैं, यहां से ये इंडिकेशन आ रही है। बुक वैल्यू 700 हो गई है,
करंट रेशियो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में हल्की सी बेहतर हुई है और डिविडेंड यील्ड हमने ये इस हवाले से निकाली है कि अगर 24 में 23 जैसा डिविडेंड दिया तो आज की प्राइस पे डिविडेंड यील्ड कितनी बनेगी। वो इनकी 14% है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग 1.9 है, ये भी उसी अजम्पशन पे है कि 24 में 23 जैसी ईपीएस होगी। और बुक वैल्यू टू प्राइस 2, यानी बुक वैल्यू टू प्राइस जितनी ऊपर उतना अच्छा और प्राइस टू अर्निंग जितनी नीचे उतना अच्छा। तो ओवरऑल यहां से हमें पॉजिटिव ओके का इंडिकेशन आ रही है। फिर है जी अल अब्बास, इनकी इस क्वार्टर की इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर से ज्यादा हो गई है, 28% ज्यादा, और ये Q1 23 और 22 के मुकाबले में भी ज्यादा है, तो ये अच्छा साइन है। बुक वैल्यू इनकी 466 रुपए है। करंट रेशियो भी इनकी पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। डिविडेंड यील्ड 11% बन रही है। प्राइस टू अर्निंग 2.4 और बुक वैल्यू टू प्राइस 0.9। ओवरऑल मोर पॉजिटिव। हबीब शुगर की बात करें तो इनकी इन्वेंट्री काफी ज्यादा हो गई है। इनकी थोड़ी सेल्स इस दफा कम हुई, तो शायद इस दफा यही चक्कर है कि वो सेल्स ज्यादा कर नहीं पाए और इन्वेंट्री बढ़ गई है और Q1 23 और 22 के मुकाबले में भी ज्यादा है। बुक वैल्यू 81 रुपए। करंट रेशियो इनकी कम हो गई है, लगता है कोई इन्होंने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की होंगी अपना बिजनेस करने के लिए, तो उस वजह से करंट रेशियो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी बुरी नहीं है। तो इस रेट पे डिविडेंड यील्ड है जी 8%, प्राइस टू अर्निंग 4.3, बुक वैल्यू टू प्राइस 1.1। तो ओवरऑल ओके की इंडिकेशन है फॉर 24। नून शुगर की बात करें तो इनकी इस क्वार्टर की इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर से 30% ज्यादा हो गई है और Q1 23 और 22 के मुकाबले में भी ज्यादा ही है। बुक वैल्यू 140। करंट रेशियो थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इसके लिए है। डिविडेंड यील्ड इस रेट पे 5% है, प्राइस टू अर्निंग 3, बुक वैल्यू टू प्राइस 1.8। तो ये थोड़ा सा बस नॉर्मल है, मतलब इन्वेंट्री तो अच्छी है लेकिन करंट रेशियो और डिविडेंड यील्ड को इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल इन्वेंट्री ज्यादा होने का मतलब ये है कि चांसेस ये हैं कि 2024 में 23 जैसा रिजल्ट तो आ ही जाएगा। फिर है जी तांडलियां वाला शुगर, तो इनकी इन्वेंट्री तो बहुत ज्यादा हो गई है, पिछले क्वार्टर से 213% ज्यादा हुई है। तो इस हिसाब से कोई देखना चाहे तो इसको देख ले। वैसे ये कोई डिविडेंड देते नहीं तो हमें फिर भी पसंद नहीं। बुक वैल्यू 110। करंट रेशियो थोड़ी सी ज्यादा हुई है लेकिन ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0, 5.6 प्राइस अर्निंग और बुक वैल्यू टू प्राइस 1.5। तो ओवरऑल इन्वेंट्री वाला फैक्टर तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कहना मुश्किल है कि उससे कितना बेनिफिट हासिल करेंगे। तो ओवरऑल फैक्टर्स ऐसे ही हैं। फिर है जी शाहताज शुगर, इनकी इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर से बेहतर हो गई है, 111% ज्यादा हुई है, लेकिन Q1 23 और 22 जैसी है। बुक वैल्यू 305। करंट रेशियो हल्की सी बेहतर हुई है। डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है 15%, प्राइस टू अर्निंग 2.8, बुक वैल्यू टू प्राइस 3.2। तो यानी कि 23 वाला ईपीएस मेंटेन कर सकते हैं, तो डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से ठीक लग रही है। तो डिविडेंड यील्ड इसकी इतनी कंटिन्यू कर सकती है, तो उस हिसाब से इट्स ओके। तो अलनूर को देखें, इनकी इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 31% ज्यादा हुई है और Q1 23 और 22 से भी ज्यादा है, तो इनके लिए पॉजिटिव फैक्टर है कि इस साल की सेल्स और ईपीएस ज्यादा हो सकती हैं। बुक वैल्यू 375 है। करंट रेशियो थोड़ी सी बेहतर हुई है। डिविडेंड यील्ड 10% बन रही है। प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है 6, बुक वैल्यू टू प्राइस 4.3, लेकिन डिविडेंड यील्ड थोड़ी बेहतर है और क्योंकि इन्वेंट्री इस दफा ज्यादा हुई है, यानी कि इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो अगले साल ईपीएस ज्यादा भी हो सकती है और डिविडेंड ज्यादा भी दे सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको कंसिडर किया जा सकता है। फिर है जी फरहान शुगर, इनकी इन्वेंट्री इस क्वार्टर में तकरीबन 200% बढ़ गई है पिछले क्वार्टर से और Q1 23 और 22 से भी ज्यादा है, तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। बुक वैल्यू 123 है। करंट रेशियो हल्की सी बेहतर हुई है लेकिन ओवरऑल अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको बताया था लोन्स इनके शायद ज्यादा हैं। डिविडेंड यील्ड 4%, प्राइस टू अर्निंग 1.3, बुक वैल्यू टू प्राइस 1.9। तो डिविडेंड क्योंकि बहुत हल्का दिया, इसलिए हमारा तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बज़ाहिर इन्वेंट्री ज्यादा हुई है तो हो सकता है अगले साल ज्यादा कमा लें और लोन्स अदा कर लें और डिविडेंड में बेहतरी ले आएं, लेकिन अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। फिर है जी JDW शुगर, इनकी इन्वेंट्री भी इस क्वार्टर में 73% ज्यादा हो गई है। Q1 23 से भी ज्यादा है और 22 से भी ज्यादा है। बुक वैल्यू 363 है। करंट रेशियो बेहतर हुई है लेकिन अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। डिविडेंड यील्ड 9% है। प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा है 12.2,
लेकिन अगर इस साल का रिजल्ट पहले क्वार्टर के मुताबिक अगर कहीं चलता है फिर तो प्राइस अर्निंग काफी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अभी कहना मुश्किल है। बुक वैल्यू टू प्राइस अच्छी नहीं है। बहरहाल इन्वेंट्री इतनी ज्यादा हो गई है तो कोई पता नहीं इस दफा ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे दें, फिर भी इतना ऊपर ये ट्रेड कर रहा है कि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर है जी जौहराबाद शुगर, इनकी इन्वेंट्री आसपास ही है, तो इनमें कोई खास ओवरऑल देखें तो 5% डिविडेंड यील्ड है, प्राइस अर्निंग 3 है, बुक वैल्यू टू प्राइस 14.1 है, करंट रेशो भी बस ठीक है। बस कंपनी बंद होगी तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, वरना कोई इतना खास फायदा इससे नजर नहीं आ रहा क्योंकि बुक वैल्यू 261 है। फिर है जी मर्क्स, अब इनकी इन्वेंट्री भी ज्यादा हुई है, इस दफा 85% ज्यादा हुई है, Q1 23 और 22 से भी ज्यादा है, बुक वैल्यू 88 है, करंट रेशो बहुत बुरी है क्योंकि लोन्स फिर इनके बहुत ज्यादा होंगे, लॉसेस में भी हैं इस दफा, तो इससे तो अवॉइड ही करना चाहिए। सांगड़ शुगर की बात करें तो इनके भी जबरदस्त हो गए हैं इस दफा, इन्वेंट्री 192% ज्यादा हुई है और Q1 23 और 22 से भी ज्यादा है, बुक वैल्यू 173 है, करंट रेशो बेहतर हुई है, डिविडेंड कोई नहीं देते तो प्राइस अर्निंग 2.3 है, लेकिन बस ठीक है। तारिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो इनकी इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर से तो बेहतर हुई है, लेकिन वो Q1 23 और 22 से कम है, और इन्होंने राइट भी दिए क्योंकि अपने वर्किंग कैपिटल मीट करने हैं, तो इस कंपनी से अवॉइड ही करना चाहिए। करंट रेशो भी बुरी है, तो बेहतर है इससे अवॉइड किया जाए। इसके बाद है जी थल इंडस्ट्रीज, इनकी इन्वेंट्री भी काफी ज्यादा हो गई है, 142% ज्यादा, Q1 23 और 22 से भी बेहतर है, बुक वैल्यू भी काफी ज्यादा है, करंट रेशो कम हो गई है, इसका मतलब है लोन्स और ले लिए हैं, और वैसे भी देते दिलाते कुछ नहीं, तो परफॉर्मेंस को हो सकता है मेंटेन कर पाए या अच्छी हो जाए, लेकिन क्योंकि देते कुछ नहीं है तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब है जी सिंध आबादगढ़, इनकी इन्वेंट्री भी बहुत ज्यादा हो गई है, 200% बढ़ गई है, और Q1 23 और 22 से भी ज्यादा है, बुक वैल्यू 254 है, करंट रेशो खराब हो गई है, डिविडेंड यील्ड 4%, प्राइस टू अर्निंग 1.3, तो अब इतना जैसे हमने जिक्र किया था ना ऊपर काफी आ गया है, तो अब यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं है। आदम शुगर की इन्वेंट्री भी बहुत बेहतर हो गई है, 64% ज्यादा है, Q1 23 और 22 से भी ज्यादा है, बुक वैल्यू 327 है, करंट रेशो बस ओके है, डिविडेंड यील्ड 13% है, प्राइस टू अर्निंग 6.5 है, बुक वैल्यू टू प्राइस 8.6 है, डिविडेंड यील्ड क्योंकि अच्छी है तो प्राइस अर्निंग को अवॉइड कर सकते हैं, और क्योंकि स्टॉक भी अच्छा जमा हुआ है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, इन्होंने कहा भी है कि हमारे रिजल्ट्स बेहतर होंगे इस साल या बेहतर आ सकते हैं, तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि अगले साल के रिजल्ट्स इनके बेहतर होंगे 23 के मुकाबले में, और डिविडेंड कम से कम 5 रुपए का देंगे, तो ये इस हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है। फिर है जी मेहरान शुगर, इनकी क्वार्टर की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले क्वार्टर से, और Q1 23 और 22 से भी ज़्यादा है, 28 की बुक वैल्यू है, करंट रेशो ख़राब हो गई है। असल में हमें लगता है कि इन्होंने जो है ना फार्मर्स को जो है ना पैसे जल्दी देने होते हैं, जब गन्ना खरीदते हैं उसी वक्त दे देने होते हैं, लेकिन ये पूरा साल शुगर बेचते हैं तो इनको अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए पूरे शुगर सेक्टर को इसलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लेनी ही पड़ती हैं, जिसकी वजह से करंट रेशो थोड़ी मुतासिर होती है, लेकिन क्योंकि इनका इतना अच्छा इन्वेंट्री इनकी जमा हो गई है तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि ये ईपीएस मेंटेन भी कर पाएंगे, डिविडेंड भी इतना देंगे, तो 13% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री इतनी ज्यादा हो गई है तो हो सकता है ईपीएस में काफी बेहतरी आ जाए और डिविडेंड भी बेहतर दें। और आखिर में बाबा फरीद, इनकी इन्वेंट्री भी काफी बेहतर हो गई है, बुक वैल्यू 336 है, करंट रेशो बस ओके है, डिविडेंड देते नहीं, तो हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। चश्मा शुगर भी बेहतर हो सकती है, लेकिन उनके Q1 के रिजल्ट ही नहीं आए तो हमने उनको असेसमेंट में शामिल नहीं किया। तो ओवरऑल समरी देखें, इन जनरल इस साल प्रोडक्शन बेहतर हो रही है, कॉस्ट ज्यादा हो गई है, तो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन तभी कर पाएंगे कि या तो मार्केट में शुगर की प्राइस ज्यादा हो जाए या फिर इनको एक्सपोर्ट की इजाजत मिल जाए। तो इस चीज को आपने फॉलो करना है कि अगर तो एक्सपोर्ट की इजाजत ना मिली और मार्केट में प्राइस भी नीचे ही रही तो फिर इनके प्रॉफिट मुतासिर हो सकते हैं, और आप शुगर की प्राइसेस का जायजा लेते रहें, अगर वो मार्केट में ऊपर हो रही है या खबरों का जायजा लें कि एक्सपोर्ट्स की इजाजत मिल रही है तो इनके लिए बेहतर होगा। और जिस डायरेक्शन में हमारी पॉलिटिक्स जा रही हैं और जो पार्टीज के आने की उम्मीदें हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि इस सेक्टर को नुकसान नहीं होगा, बाकी ये वक्त ही बताएगा। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया
तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।